कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो गंदरू भाई क्यों ना हम लिए चले अपने दर्शकों को कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालक उठा सकते हैं डेयरी पशु विकास कार्यक्रम से लाभ। केजीवीके के द्वारा चलाया जा रहा है मशरूम उत्पादन कार्यक्रम। गन्ना फसल को दीमक से बचाने के लिए करें क्लोरीपाइरीफॉस दवा का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में गव्य विकास निदेशालय की ओर से डेयरी पशु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में उपलब्ध दुधारू गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए बायफ का अभिकर्ता नियुक्त करके 15 से 20 गांवों के क्लस्टर में एक एक डेयरी पशु विकास केंद्र की स्थापना करके उसका संचालन किया जा रहा है। केजीवीके और एक्सिस बैंक के सहयोग से मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में अनगढ़ा, बुंडू, बुड़मू, ओरमांझी, पतरातू, पलामू, सरायकेला, सारंडा और उषा मार्टिन से जुड़े 3000 से ज़्यादा परिवारों को मशरूम उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर करीब 36,000 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया गया। अगले सत्र में 5,000 से ज़्यादा किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा की 4 से 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों के जड़ में डालें। इससे दीमक से बचाव के अलावे अंकुरण भी सही तरीके से होगा। किसान भाइयों, अभी गन्ना आपके यहाँ लगा हुआ है और इसमें दीमक की समस्या आती है, ताकि वो पौधे की संख्या कम हो जाती है, दीमक प्रभावित करते हैं। आप अगर दीमक की समस्या नज़र आ रही है तो आप उसमें क्लोरोपाइरीफॉस दवा का इस्तेमाल करें। और क्लोरोपाइरीफॉस दवा 4-5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद जड़ के पास उसका छिड़काव करें, ताकि दीमक की समस्या नहीं हो और पौधे का अंकुरण अच्छा हो, उसमें सही संख्या आ जाए, ताकि आप उपज बढ़िया ले सकें। मसाला फसल हल्दी की खेती करने के इच्छुक किसान अप्रैल से मई महीने तक फसल लगा दें। हल्दी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए राजेंद्र सोनिया नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई हल्दी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 1 या 2 आंखों वाली बीज गांठ लगाएं और उनके बीच 45 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए राजेंद्र सोनिया नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जो दिन रात खेती की तरक्की और उपज में बढ़ोतरी की जुगत में ही लगे रहते हैं। आज हमारे साथ जो सफल किसान जुड़े हैं वो हर वक्त अपनी खेती की तरक्की को लेकर ही फिक्रमंद रहते हैं। यही फिक्रमंदी इन्हें हर फसल से अच्छी उपज दिलाने में इनकी मदद करता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके खेती का तौर तरीका। मेरे परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आर्थिक हैं और इसी खेती के कारण ही मेरे सब बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3550 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3850 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन अभी वक्त हो चला है झुमकी बहन एक छोटे से विराम का। बिल्कुल ले लेते हैं। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जैसा कि आप जानते हैं, अब बारी है जानकारी की। क्यों? बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे, लेकिन आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं किसान भाइयों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी गर्मी का मौसम है झुमकी बहन, और ऐसे में हमें जल का उचित प्रबंधन करना ज़रूरी है। और हमारे किसान भाई, बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो सब्जी की खेती करते हैं। तो सब्जी की खेती में जल का उचित प्रबंधन क्या होगा, कैसे होगा, इसी विषय को लेकर के आज हम आपके बीच आए हैं। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे विशेषज्ञ बीके झा जी। आज हम जानेंगे कि सिंचाई की उत्तम तकनीक क्या है, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारपलांडू के डॉक्टर बीके झा जी। डॉक्टर साहब, जल जो है जीवन है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मनुष्य या फिर पेड़ पौधे हों। तो जल को बचाने के लिए अधिक से अधिक बेहतर तकनीक हमारे किसान भाई क्या करें, इसके बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों, जैसी चर्चा हो रही है कि जल प्रबंधन हमारे फसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान भाइयों, आप इस बात को ध्यान दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भी अपने फसलों को देते हैं तो आपकी उपज अच्छी नहीं होगी, और कम पानी भी देंगे तो आपकी उपज अच्छी नहीं होगी। कहने का मतलब है किसान भाइयों, आपको अपने खेतों में संतुलित जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की विधियां को आपको चुनना चाहिए, और जो सिंचाई की विधियां जो आपके पास सुविधाएं हैं उसमें बढ़िया हो, ताकि आपकी फसलें बढ़िया हो। तो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतर जो तकनीक है
कौन सी होगी और उसमें कितनी मतलब उनको लगाना पड़ेगा पैसा, ये सब हमारे किसान भाइयों को विस्तृत में बताएं। किसान भाइयों, जैसे चर्चा हो रही है, जैसे कि इसमें जो आप सिंचाई की जो विधियां होती हैं, एक तो विधियां होती हैं जो पटवन विधि, आप अपने खेतों में पानी को छोड़ते हैं क्यारियां बना करके। दूसरी विधि होती है जैसे कि हम फव्वारा विधि भी कहते हैं, जिसमें कि हम अपने फसलों को फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं। तीसरी जो विधि होती है जो टपकन विधि होती है। तो टपकन विधि जो होती है वो आपकी सबसे सर्वोत्तम तकनीक होती है, जिसमें कि पानी की आपको अधिक बचत होती है और फसल का भी दुगुना उत्पादन आपका होता है। तो इसमें जैसे कि आप अगर पटवन विधि करते हैं तो पटवन विधि में क्या होता है कि आपका पानी का जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे फसलों को मात्र उसकी 40% 50% ही पानी जो है आपकी उपज जो आपकी जो आप पौधों को देते हैं वो मिल पाता है। बाकी आपका करीब 50 से 60% पानी जो है या तो ज़मीन के नीचे जो है वो, या तो वायुमंडल में वाष्पीकरण से वो अनुपलब्ध हो जाता है। वहीं जैसे फव्वारा विधि है तो फव्वारा विधि में आपकी जो पानी की क्षमता है वो 60 से 70% जो है आपकी वो फसलों को मिलती है। लेकिन जब आप टपकन विधि में आते हैं तो टपकन विधि में आपकी 90% पानी जो होती है वो आप 90% से भी अधिक पानी जो होती है वो आपके पौधों को उपलब्ध होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पौधों को जो पानी उपलब्ध होती है वो जड़ों के पास उपलब्ध होती है। तो जो सब सर्वोत्तम अगर हम तकनीक की बात करें तो हमारी जो टपकन विधि की प्रणाली होती है वो सबसे सर्वोत्तम पाई जाती है। और टपकन विधि में खास करके आपके ये भी फायदे होते हैं किसान भाइयों कि उसमें आप पानी जल के साथ साथ खादों का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों जैसे आप अगर आपके पास जो भी तकनीक आपके पास है, सपोज करें आपके पास जो तकनीक है वो पटवन विधि है, तो पटवन विधि में भी उत्तम जल प्रबंधन कैसे करें, तो ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो इसमें आपको खास करके इसमें जब आप खेतों की खासकर हम बागवानी फसलों की बात करें, सब्जियों की खेती की बात करें, तो इसमें जैसे कि आप अपने खेतों का तैयारी करते हैं तो इसको बिल्कुल ही समतल रखें। समतल और ज़मीन की ढलान के मुताबिक आप अपने क्यारी बनाएं ताकि ढलान के विपरीत आप पानी ना छोड़ें। तो आप ढलान के अनुरूप अगर आपकी तैयारी होती है तो और साथ में यह कोशिश करें कि आप जो क्यारियाँ बना रहे हैं वो मतलब छोटे छोटे क्यारियों में बनाएं ताकि जैसी क्यारियों में आप पानी छोड़ते हैं तो वो पानी बराबर की मात्रा में, कहीं जल जमाव भी ना हो, बराबर की मात्रा में पूरे आपके क्यारियों में पानी आप आ जाए और उसमें भरने के बाद आप फिर दूसरी क्यारियों को आप खोलें। अगर आपकी बड़ी क्यारियाँ होगी तो पानी को जितना ये पानी खेतों में आगे बढ़ता है उतना ही ज़मीन के नीचे भी जाता है। तो उससे क्या होगा, जो आप जहाँ से पानी छोड़ते हैं वहाँ पे क्या होगा कि आपके पौधे को पानी अत्यधिक मिलेगा और जो दूर के पौधे हैं क्यारियों में अंत में तो उसको पौधे को पानी कम मिलते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों अगर पटवन विधि अपनाते हैं तो खेतों को समतल अवश्य करें, और अगर आप समतल करते हैं तो पानी की जो है वो आप बचत कर सकते हैं और पानी की जो है उन्नत तकनीक से आपके पास पूरे पौधों को बराबर मात्रा में पानी मिल सकता है। अब एक वैसे भी किसान हैं डॉक्टर साहब जो कि दूर दूर में खेती करते हैं, एक खेत उनका यहाँ है एक खेत वहाँ है, तो ऐसे में अगर डीजल से वो पाइप ले जा करके पटवन करें तब पानी की बहुत बचत हो जाती है और कम मात्रा में पानी खपत होती है। इसके अलावा और वो बेहतर उपाय हमारे किसान भाई क्या करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रबंधन हो? किसान भाइयों खास करके जैसे कि आप जल प्रबंधन की जब हम बात करते हैं और ख़ासकर जब हम गर्मियों की बात करते हैं जहाँ की पानी की आपकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो इसमें कुछ सावधानियां भी किसान भाई जल के उन्नत सदुपयोग के लिए, जैसे कि आप अपने खेतों में तैयारी जब करते हैं तो खास करके इसमें जैसे कि हम सब चर्चा में कैसे भी हमारे हर फसलों के जो संतुति में कही जाती है कि इसमें आप जो हमारे फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खादें होती हैं इसको खेतों में भरपूर मात्रा में मिलाना चाहिए, जो हमारा 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खादें होती हैं या आप जो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें सब जो बागवानी की फसलों में, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, जल धारण की क्षमता इसमें होती है और यह मिट्टी को पोरस बना के रखता है ताकि इसमें जो हमारा जल जब हम सिंचाई करते हैं तो जल की मात्रा उसमें भरपूर मात्रा में वो सोख के रखता है ताकि जैसी ड्राई स्पेल होता है जब पानी की आवश्यकता होती है तो ये ड्राई स्पेल में उस मॉइस्चर में जो मिट्टी में नमी की क्षारण की दमता जो होती है वो अत्यधिक होती है। और खासकर किसान भाई जैसे अगर आप ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्नत किसान हैं हमारे, और जो ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मल्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो टपकन विधि से भी जो पानी हमारे जड़ों के पास आती है तो इसमें चूँकि हम जो मल्च बिछाते हैं अपने पूरे क्यारियों में, तो ये क्या होती है, नमी जो हमारी जो टपक विधि से जो हमारी आती है जल की मात्रा, तो उसकी नमी को भी ये मल्च जो है वो बनाए रखता है ताकि हमारे पौधों को जड़ों को जो पानी जो है वो सही मात्रा में उपलब्ध रहती है।
तो इससे भी हमारा जो है मल्च का इस्तेमाल करने से भी जो पानी का जल प्रबंधन होता है उसको हम जो है बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी मिट्टी के नमी को बनाए रखती है और हमारे पौधे को विकास में सहायक होती है। अब डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई में है कि जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो यहाँ बारिश कम के बराबर ही होती है, तो वैसे में जल का प्रबंधन करने के लिए हमारे किसान भाई जो है घरेलू उपाय या कहिए कि देहाती नुस्खा क्या किसान भाई, जैसे कि हमारे झारखंड प्रदेश में जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी बरसात के दिनों में जो बरसात होती है तो उसका हमारा जल संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास करके जैसे कि आपकी खेत पठारी नुमा होती है तो इसमें आप अवश्य करें कि आप इसमें जैसे आपके खेत के जहां आपका ढालनुमा है, जहां निचला क्षेत्र है, वहां पे आप ज़रूर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप छोटे छोटे जो है वो जलकुंडा का बना के रखें उसमें, और उसको फिर आप जैसे आप उस पर प्लास्टिक की लाइनिंग कर दें ताकि मिट्टी के नीचे जो पानी का स्रोत जो जाता है वो ना जाए, और उसके ऊपर से आप इसको भर दें। तो कोई भी थैचिंग करके आप इसको ऊपर से भर दें, ताकि इससे क्या होता है कि जो आपकी वाटर हार्वेस्टिंग होती है तो ये बरसात के दिनों का जो आपका पानी आता है वो आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आप रबी के समय में उसकी फसल को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी अच्छी उसमें ये है, और ख़ास करके जैसे कि आपने पानी को बहुत दूर दूर आपके खेत हैं तो आप कहीं भी पाइपलाइन सिस्टम से आप जैसे पंप सेट से आप पानी लाते हैं उसको वापस भर दें। तो इस तरीके से जो आपकी जो हम जलकुंडा कहते हैं या डोबा कहते हैं, तो इसमें पानी को संरक्षित करके, और ख़ास करके गर्मा में जैसे कि हमारी कद्दू वर्गीय है, नेनुआ है, झींगी है, करेला है, तो इन सभी में आप उसके पानी का चूँकि इसमें हम दूरी पे लगाते हैं, 2-2 मीटर पे लगाते हैं या 1.5 मीटर, तो उसमें क्या है कि इसके पानी का इस्तेमाल आप जो हमारी लत्तेदार सब्जियां जो गर्मा में बहुत अच्छी फसल की डिमांड होती है, तो वैसे जलकुंडों से आप इसका जो है खेती सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और बेहतर तकनीक के बारे में हमारे किसान भाइयों को जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन हम जल पर ही एक छोटा सा संदेश भी हम अपने किसान भाइयों को दिखला देते हैं। आइए देखते हैं किसान भाइयों। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये संदेश भी हम अपने किसान भाइयों को दिखा चुके हैं, और अब हमारे कारू दादा का हमें इंतजार है, लेकिन कारू दादा बस प्रकट होने वाले हैं। और ये देखिए, जोहार जोहार जोहार। कारू दादा, आप तो प्रकट होते हैं, लेकिन प्रकट होने के साथ साथ आपके पास प्रश्न भी रहता है, तो हम प्रश्न जानना चाहेंगे। हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो प्रश्न हमेशा हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। देखिए, अभी तो कुछ दिनों बाद धान का खेती होगा, तो हम लोग कुछ दिनों से धान के बारे में सवाल करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। पिछले बार मट्टी कैसे उल्टा जाए, उसको कैसे देख रहेगा। अब जो धान लगेगा तो उसमें नील रहित शैवाल का हम नील हरित शैवाल। अच्छा, नील हरित शैवाल, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये किसान भाइयों को भी जानना चाहिए कि नील हरित शैवाल आखिर होता क्या है। किसान भाइयों, हम बताते हैं कि नील हरित शैवाल अगर आप धान की खेती में प्रयोग करते हैं, और ये धान की खेती में ही प्रयोग होता है, तो धान का जो उत्पादन है ना झुमकी बहन, वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी ये खाद का काम करता है। तो हम अपने किसान भाइयों को भी ये जानकारी दे दें। बिल्कुल, देर ना करते हुए चलिए हम मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DK शाही जी से और जानकारी लेते हैं इस विषय पर। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं, और आज हम बात करेंगे नील हरित सेवा के उपयोग के बारे में। और इसके लिए हमारे बीच मृदा एवं कृषि विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DK शाही जी है। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आखिर नील हरित शैवाल है क्या? नील हरित शैवाल एक प्रकाश संश्लेषी तंतुदार सूक्ष्म जीव होते हैं, या आप उसको पौधा कह लीजिए, एक पौधे होते हैं जो वायुमंडल से नत्रजन लेकर मिट्टी में स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% जो है नत्रजन गैस भरी हुई है, जिसका प्रयोग पौधे सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं। लेकिन नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी नामक जीवाणु खाद की सहायता से हम जो वायुमंडल में नत्रजन गैस उपलब्ध है
उसको इनके थ्रू ले करके और हम अपने धान के पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नील हरित शैवाल खाद एक जीवाणु खाद है जो लगभग 30 से 35 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर खेत में स्थापित करने की क्षमता होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिस खेत में आप नील हरित शैवाल खाद का प्रयोग कर रहे हैं उसमें नत्रजन डालने की आवश्यकता कम हो जाती है। जितनी भी उसकी आवश्यकता है, अगर आप धान की फसल की बात हम लोग करें, धान की खेती करते हैं, तो अगर आपको 60 से 70 किलो नत्रजन देना है तो लगभग 30 किलो जो है 25 से 30 मतलब 25 से लेकर 35 किलो के बीच में ये ऑन एन एवरेज किसान के खेत में जो परीक्षण किए गए उसमें पाया गया कि उतना ये नत्रजन खेत में स्थापित कर देता है। इसके अलावा जिस धान के फसल का जो उपज होता है उसमें लगभग 10 से लेकर 15% की वृद्धि अलग से होती है। इसके अलावा अगर मिट्टी में कोई गड़बड़ी है या ऊसर होने जा रहा है, ऊसर भूमि की शिकायत होने जा रही है, तो ये उसको सुधारने में भी लाभदायक है। चौथा सबसे बड़ा मुख्य लाभ इसका ये है कि ये पर्यावरण के लिए, सॉयल हेल्थ के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका कोई भी एडवर्स या विपरीत प्रभाव जो है पौधों के ऊपर, इन्वायरमेंट में, सॉयल के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं कि पूरा देश इस विषय पर चिंता कर रहा है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है ख़राब हो रहा है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। डॉक्टर साहब, ये जो नील हरित शैवाल है इसका प्रयोग हम किन किन फसलों में करेंगे और इसकी क्या प्रयोग विधि हो सकती है, जरा हमारे किसान भाई बताएं। ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से धान के खेत में करते हैं और धान के वैसे खेत में करते हैं जिसे हम झारखंड में या छोटा नागपुर में दोन जिसको बोलते हैं, जिसको लो लैंड हम बोलते हैं, जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है। उस खेत में अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग आप करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और रासायनिक उर्वरक का बचत करता है। जो आप यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उसका ये फ़ायदा उसके बदले ये काम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो क्या इसे हमारे किसान भाइयों घर पे तैयार कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं इसमें कैसे तैयार करें इसे? देखिए, नील हरित शैवाल खाद बनाने के लिए किसी मशीन या किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। नील हरित शैवाल खाद हमारे किसान अपने घरों में बिना किसी पैसे के, बिना किसी पूंजी के बना सकते हैं। बहुत आसान विधि है। 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा। आप देख सकते हैं हमारे लेबोरेटरी में दिख रहा है ये जो ट्रे रखा हुआ है गैल्वेनाइज शीट का, इसी साइज़ का ट्रे बना लें। 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 6 इंच गहरा। अगर उनके पास पैसा है तो वो सीमेंट और ईंट का बना सकते हैं या फिर गैल्वेनाइज शीट का बना सकते हैं, एल्युमिनियम का। या फिर अगर पैसा उनके पास नहीं है तो जो घरों के आसपास जो ज़मीन बेकार पड़ी रहती है, इसी साइज़ का उसमें गड्ढा खोद लें वो, और प्लास्टिक का सीट, पॉलीथीन सीट जो है नीचे फैला दें, चूँकि पानी नीचे न जाने पाए। और इसमें 10 किलोग्राम उपजाऊ मिट्टी जो निचली भूमि से जो मिलेगा आपको, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद और 2 ग्राम सोडियम मॉलिब्डेट रसायन जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, ये तीनों को मिला करके आप पूरे ट्रे में फैला दें। ट्रे की गहराई जो है 6 इंच की है, तो लगभग 4 इंच उसमें आप पानी भरें और पानी भरने के बाद आप उसको खूब मिला दें हाथ से, ताकि रसायन और मिट्टी अच्छी तरह से मिल जाए और उसको हाथ से ही लेबलिंग कर दें पानी को, मिट्टी को, और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब लगे कि पानी एकदम साफ़ हो गया तो इसमें नील हरित शैवाल खाद का जो बीज है वो 100 ग्राम इस ट्रे में, जो आपका 2 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 6 इंच गहरा है, 100 ग्राम जो है नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो बीज है वो आप फैला दें। और इस बीच में ध्यान रखना है कि ट्रे में हमेशा मिट्टी से ऊपर 1 से 2 इंच पानी लगा होना चाहिए, इसलिए कि बिना पानी से नील हरित शैवाल का जो बढ़वार होता है वो नहीं होता है और इसकी जो उपज होती है उसमें कमी आ जाएगी। और इसको छोड़ दें और ट्रे हमेशा जहाँ बनाएं, आप गड्ढा खोद के बनाएं या सीमेंट का बनाएं या ईंट का बनाएं, हमेशा धूप में रखें। जितनी ही धूप इसको मिलेगी, जितना ही गर्मी बढ़ेगी, उतना ही इसका उपज ज़्यादा अच्छा होता है। और लगभग 6 से 7 दिनों में आप देखेंगे कि ट्रे के ऊपर एक हरे रंग का चादर बन जाता है और इसके जो फसल होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो एकदम हरे रंग के होते हैं और आप देखेंगे पूरे ट्रे के ऊपर जो है हरे रंग की चादर बिछ जाती है। जब आपको लगे कि पूरा ट्रे जो है हरे रंग के चादर से भर गया, तब इसमें आप पानी डालना बंद कर दें और इसको सूखने दें। धूप का टाइम है, गर्मी का मौसम है और हम समझते हैं कि 4 से 5 दिन में सूख जाता है और सूखने के बाद इसमें उसकी पपड़ी बन जाती है ऊपर से, जिसको आप खुरच करके और प्लास्टिक के थैला में या कपड़े के थैला में आप इकट्ठा कर सकते हैं। जो जिस साइज़ का ट्रे आपने बनाया
उससे लगभग 2 से 1.5 से 2 किलोग्राम नील हरित शैवाल का उत्पादन आप एक ट्रे से कर सकते हैं। तो अगर किसान भाई बेकार ज़मीन में एक साथ 10 गड्ढा बना देते हैं तो लगभग 20 केजी उनको एक बार में एक साइकिल में मिल जाता है। और पुनः इसी मिट्टी में इसी जो आपने हार्वेस्ट किया इसी में आप पानी डाल दें फिर से, और सिंगल सुपर फास्फेट खाद और 2 ग्राम सोडियम अल्बिनेट रसायन डाल दें, और फिर आप जो आपने इसका बीज जमा किया है उसी बीज को आप डाल देंगे, ये पुनः जम जाता है और फिर आप उससे दूसरी फसल ले सकते हैं और तीसरी फसल ले सकते हैं। 3 बार आप फसल ले लें। इस 3 बार फसल लेने के बाद फिर आप इसके मिट्टी को बदल दें, चूँकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पौधा उसका वो ले लेता है, शोषण कर लेता है। और ये जो आपका प्रोडक्शन विधि है या प्रोडक्शन का जो समय है वो फरवरी से लेकर फरवरी मार्च से शुरू हो जाता है और बरसात होने तक जून तक होता है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अपने खेत में बना सकते हैं और अपने खेत में ही नहीं बल्कि आप अपने दोस्त मित्रों को बाज़ार में बेच भी सकते हैं। और बीज इसका कहीं भी आप विश्वसनीय स्थान से लें। ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी सरकारी संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि किसान भाई धान के रोपाई के 1 सप्ताह के बाद, धान की जब आप रोपाई करते हैं उसके 1 सप्ताह के बाद खेत में पानी होना चाहिए और 10 किलोग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के 1 सप्ताह के बाद आप खेत में छिड़काव कर दें। और आप देखेंगे कि 10 दिन में जैसे आपके ट्रे में ग्रोथ आ गया था, पूरा एक हरे रंग का चादर हो जाता है, बन जाता है, वैसे ही आपके धान के खेत में हो जाएगा और ये फिर वायुमंडल से नत्रजन लेके भूमि में स्थापित करते रहते हैं। साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ देखे, अच्छी जानकारी थी ना एकदम। ये नील हरित शैवाल के बारे में किसान भाइयों को भी जानकारी मिल गई और हमें उम्मीद है कि किसान भाई जो हैं वो भी लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। अब देर न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई अदरक और हल्दी की बुआई में प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल बीज का उपयोग करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद हो तो हरी खाद वाली फसल धैंचा और सनई की बुआई कर दें। जिन किसान भाइयों की टमाटर फसल तैयार हो चुकी है वे इसे हटाकर भिंडी फसल लगाएं। चलिए, ये जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को दिलवा चुके हैं। एक जानकारी बाकी रह गई। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। किसान भाइयों आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि झुमकी बहन आपको पता बताएंगे और आप पता नोट कीजिए। और पता सिर्फ नोट मत कीजिए, आप हम तक खत भी लिखिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें आपके खतों का इंतजार रहता है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।